अब एनटीपीसी का आप लोगों का डेट आ गया है और पर्टिकुलर एनटीपीसी में खूब ढेर सारा करिए तैयारी और लीजिए जल्दी से जॉब। और ज़रूरी है क्योंकि बेसिक नीड आपको सबको फुलफिल करना है और लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना है। तो अभिवादन स्वीकार करिए विकास कुमार का। और हम लोग आज प्रैक्टिस नंबर सेट 2 में हैं और 2 की आज क्वेश्चन में डायरेक्ट बात करेंगे और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रिस्पेक्ट द कैपिटल मार्केट डिफरेंट फ्रॉम द मनी मार्केट। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में भिन्न है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही टाइप का रहेगा। देखिए, कैपिटल मार्केट ऑपरेट इन वन स्टेट वनली व्हाइल द मनी मार्केट ऑपरेटेड इन अ मेनी स्टेट। पूंजी बाजार केवल एक राज्य में कार्य करता है जबकि मुद्रा बाजार कई राज्यों में। पहला। दूसरा देखिए, कैपिटल मार्केट इज अ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोरोइंग while the money market is for short term finance borrowing। पूंजी बाजार दीर्घावधि वित्त उधार के लिए है जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। थर्ड देखिए, कैपिटल मार्केट इज द मोर प्रिविलेंट इन डेवलपिंग अ नेशन देन द मनी मार्केट। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार के मुकाबले में विकासशील राष्ट्रों में अधिक व्यवहार में है। कैपिटल मार्केट इज द हॉलमार्क ऑफ द कैपिटलिस्ट नेशन। भारत मौसम का विज्ञान है। कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही है, जल्दी से आप लोग बताइए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं जल्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपका इसका सही जवाब है। 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लें। इसका सही जवाब है कैपिटल मार्केट इज द लॉन्ग टर्म ऑफ द फाइनेंस बोरोइंग व्हाइल द मनी मार्केट इज अ फॉर अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोरोइंग। यानी पूंजी बाजार दीर्घवृत्त उधार के लिए है जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। मुद्रा बाजार कहने का मतलब जब हम मनी के लिए किसी भी चीज के लिए लेते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग उधार लेते हैं, जबकि पूंजी बाजार जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचने पर निम्न में से क्या होता है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैप्पीनेस व्हेन द रिजर्व बैंक इंडिया सेल द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। ऑप्शन है द मनी सप्लाई डिक्रीजेज, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। द सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स अनइफेक्टेड, मुद्रा की आपूर्ति अप्रभावित रहती है। और नन ऑफ दीज उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप सब। लाइट कटा हुआ है, पता है इन्वर्टर से के लाइट से चल रहा है। आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द मनी सप्लाई डिक्रीजेज, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बात जान लीजिए, अगर मनी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा इकोनॉमिक के टर्म में बात कर रहे हैं, मनी बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाएगा, मार्केट में क्या हो जाएगा कि मनी बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत अधिक फ्लो कर जाए, तो मनी की जो वैल्यू है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, मनी की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन कर जाएगी। मनी की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, डिक्लाइन कर जाएगी। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा मनी फ्लो कर दिया गया तो, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, इसीलिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट। और उल्टा भी होगा, अगर मनी की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी, ये भी समझा दें आपको, अगर मनी की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी, मनी का क्या हो गया शॉर्टेज, यानी बहुत कम है मार्केट में, तो ये जान लीजिए कि मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। वैल्यू और नंबर में क्लियरिटी है ना, ठीक है। मनी की वैल्यू जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। इतना याद रखिएगा, जब मनी की शॉर्टेज होगी तो, और मनी बहुत अधिक होगा तो वैल्यू गिर जाएगी। ओके, फिर देखिए नाबार्ड, लाइट आ गई, हाँ देखिए अब हम दिखने लगे होंगे, थैंक यू, हम दिखने लगे। आइए देखिए क्वेश्चन, नाबार्ड NABARD
किसका नाम है? वाणिज्य बैंक का, वित्तीय संस्थान का, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट स्पेशलाइज्ड बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, इसमें से कौन सा है जल्दी से बताइए? नाबार्ड बैंक किसका है? ऑप्शन जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर असिस्टेंट स्पेशलाइज्ड बैंक। ये देखिए, नाबार्ड इसीलिए बहुत तेजी से प्रमोट किया गया था कि जो एग्रीकल्चर हो उसको प्रमोट किया जा सके, यानी बहुत सारी सुविधाएं दिया जा सके। ओके, तो एग्रीकल्चर असिस्टेंट स्पेशलाइज्ड बैंक है, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक का लेखा जोखा कब होता है? वही लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कौन होता है? तो हम लोग जो लेखा ईयर देखते हैं कौन सा, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अप्रैल से 1 अप्रैल से हम लोग जो लेखा जोखा देखते हैं 1 अप्रैल से कब तक देखते हैं? 31 मार्च तक। कहाँ से कहाँ तक देखते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग ये लेखा जोखा देखते हैं, राइट? आई बात समझ में? तो द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया इज, हम लोग फर्स्ट देखते हैं अप्रैल एंड मार्च। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज द कॉजेज बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है, ब्याज दर अप्रभावित रहती है। तो मनी सप्लाई इंक्रीजेज, मनी सप्लाई डिक्रीजेज, मनी सप्लाई रिमेन्स स्टेबल एंड इंटरेस्ट रेट रिमेन्स अनइफेक्टेड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप सब बताइए, हमको जल्दी बताइए। जल्दी 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 भाई, स्क्रीनशॉट खींचो, जल्दी बताओ आप लोग, हम देख रहे हैं कमेंट में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, मनी सप्लाई डिक्रीजेज, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। देखिए, जब भी ऐसा होगा कि यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात बढ़ाने लगेंगे तो मुद्रा जो आपूर्ति है वो घट जाएगी, यानी मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से, हाँ यहाँ देखिए, कथनों पर विचार करिए, यहाँ पे विचार करने वाली बात है। अब देखिए क्या है, हमारे जीवन की गुणवत्ता केवल धन या भौतिक चीजों पर निर्भर करता है? फर्स्ट, लोगों का विकासात्मक लक्ष्य केवल बेहतर आय के बारे में नहीं है बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी है। तो यहाँ देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको ऑप्शन बताना है। द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड ओनली मनी और मटेरियल थिंग्स। दो ही चीज सिर्फ डिपेंड करता है कि पैसा और मटेरियल थिंग रहेगा और हम लोग खुश रहेंगे। सेकेंड है, डेवलपमेंट द गोल दैट द पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इकोनॉमिक के पर्पज से, कि सिर्फ आपको पैसा और आपके पास सुख सुविधा हो जाए तब खुश रहोगे आप, या फिर कुछ और भी चीजें चाहिए आपको खुश रहने के लिए? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देखिए सिर्फ इतना नहीं है कि हमें मनी ही चाहिए और मटेरियल चीज भी चाहिए, अगर हमारा साइकोलॉजी, हमारा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है तो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2, यानी बी सही होगा। बी हमारा सही जवाब है, ए सेकेंड स्टेटमेंट सही है। अगला बताइए, यहाँ पे है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होता है, कौन करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश? जल्दी बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी पब्लिश करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या करता है? डेवलपमेंट को इसका रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें आपके सारे इंडेक्स वगैरह जारी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संगठित क्षेत्र से जुड़ी है? और विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इच आर द एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? तो आपको बताना है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सम फॉर्मल प्रोसेस एंड द प्रोसीजर,
थर्ड पेंशन, लैक ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के नियंत्रण का अभाव, कुछ औपचारिक प्रक्रिया और प्रणाली, पेंशन, रोजगार की सुरक्षा। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हम लोगों को जब किसी भी ऑर्गेनाइज से जोड़ते हैं, जैसे अभी आप गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़े हुए हो कि हमें मिल जाए, तो आप क्या देख रहे हो, क्या क्या पहला चीज देख रहे हो कि हमारा रोजगार सुरक्षा हो, यानी आप सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख रहे हो, इसमें कोई इफ बट डोंट नहीं है, राइट। फिर है कुछ औपचारिक प्रक्रिया और प्रणाली भी, इसको भी देख रहे हो आप, ये ऐसे हो कि फॉर्मल प्रोसेस हो और प्रोसीजर हो। थर्ड, पेंशन भी मिले, ठीक है। और सरकार का नियंत्रण अभाव हो, ऐसा हम लोग नहीं देखते, क्योंकि वहां पे कंट्रोल हम लोग गवर्नमेंट का देखते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, इसीलिए सब लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी 3 ऑप्शन आपके सही जवाब होंगे, 1, 2, 3, ठीक, ओके, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए, जीडीपी डिफ्लेक्टर टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जीडीपी डिफ्लेक्टर हम लोग को पता करना है, उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए, जीडीपी डिफ्लेक्टर जो होता है, सिर्फ हम लोग करेंट का जीडीपी इसमें नहीं देखते, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, सिर्फ हम लोग करेंट का जीडीपी नहीं देखते, हम लोग बिफोर का भी, बिफोर ईयर का भी ग्रोथ रेट उसमें काउंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्री काउंट करते हैं, कि जो इन्फ्लेशन है उसको काउंट करते हैं, जीडीपी इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, ये आपका सही जवाब है, इन्फ्लेशन इन अ कंट्री, देश की मुद्रास्फीति भी काउंट करते हैं जीडीपी में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 2015 में कोई चीजें काम स्टार्ट हुआ है और 2020 में कंप्लीट हो रहा है, तो सपोज करिए कि हम लोग का सीमेंट का दाम ही, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन है, पुल बन रहा है, तो सीमेंट का दाम दोनों जगह आप बताइए क्या सेम रहा होगा, यहाँ पे जितना रहा होगा यहाँ भी उतना ही रहा होगा, नहीं, जाहिर सी बात है। अगर सपोज करिए सीमेंट का एक बोरी का दाम यहाँ पे 200 रहा होगा, तो यहाँ आते आते कम से कम 250 नहीं हुआ होगा, तो 225 रुपए हो ही गया होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन भी हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, राइट, क्या करते हैं, इन्फ्लेशन भी काउंट करते हैं। आइए देखिए, नेशनल इनकम ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू द कारक लागत में राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो हमेशा हम लोग का कौन सा होता है, तो नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस डायरेक्ट प्लस सब्सिडी, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, और नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जल्दी से आप लोग बताइए, फिर हम बताते हैं आप लोगों को, जल्दी से आप लोग बताएंगे हमको, जल्दी करिए, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या होगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेंगे माइनस डिप्रिसिएशन चार्ज लेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास का शुल्क लेंगे, ये दोनों क्या होंगे, हम लोग का राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकासशील देशों में आर्थिक विकास में सहायता करता है, आर्थिक विकास में सहायता करता है। अब देखिए, आर्थिक विकास में सहायता करता है, इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्सेशन, इस पे विचार किया जा सकता है, थोड़ा सा रुक जाइए, अगर बेहतर ऑप्शन नहीं है। डिक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए, आप जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का देते हैं, फॉरेन को इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं, तो आपके यहाँ क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, ये बात समझ लीजिएगा, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, और जो इकोनॉमिक है यानी ट्रेड है वो फ्लो करता है। डिक्रीजिंग इन द टर्म ऑफ ट्रेड, तो ये भी भाई गलत है, ये तो पक्का दोनों गलत है, ये दोनों तो नहीं होंगे। एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ एजुकेशन, अब देखिए, एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं होता तब हम लोग टैक्सेशन के साथ जाते, मगर एक बात ये भी जान लीजिए कि टैक्स लोग कब पे करेंगे, जब वो कैपेबल होंगे, इसीलिए इंडिया में वर्टिकल पे सिस्टम चलता है। वर्टिकल पे सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि आपका इनकम बढ़ेगा तो फिर आप क्या करोगे कि टैक्स भी
अधिक दोगे, अदरवाइज आपके पास इनकम कम है तो आप टैक्स भी नहीं दोगे। इसीलिए वर्टिकल पे टैक्स सिस्टम है यहाँ पे चलता है, कहाँ, इंडिया में। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स हैज द शोन इन द रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लास्ट डिकोड, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड माइनरी सेक्टर। कौन सा विस्तार सबसे अधिक होता है, तो वो जान लीजिएगा। एक चीज और जान लीजिएगा, इसका सही जवाब है आपका टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर 50% से अबव हमारे यहाँ जीडीपी में भी रोल प्ले करता है। जीडीपी में भी 50% से अबव रोल प्ले करता है हमारा क्या, टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ देखिए, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र के उल्लेखनीय विस्तार दिखाया गया है। तो टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट आइए देखिए, द इंडियन इकोनॉमिक इज द कैरेक्टराइज्ड बाय, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लो पर कैपिटा इनकम, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और ऑल ऑफ द अबव। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहा है अब तक, वो है क्या, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत लार्ज लेवल पे हमारा यहाँ हर एक बार अनएम्प्लॉयमेंट का फेस करते हैं। आपको एक डेटा बताते हैं, ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके अकॉर्डिंग 15 साल से लेके 74 साल के बीच में जितने भी आदमी हैं वो वर्क कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 83% जो पीपल हैं इंडिया के, वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। 83% मतलब 83%, बहुत ज्यादा नंबर होता है। ठीक है, तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, वो 15 ईयर से कम हो और 74 से लेस हो, तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग काउंट होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया प्लान इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, और इंडिया का प्लान किसके बेस पे है। अच्छा, एक बात क्लियर रखिएगा, यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम ऑप्शन सही होगा, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम नहीं। मिक्स इकोनॉमिक कब होता, जब क्या होता, सिस्टम नहीं लिखा होता। ठीक है, हम लोग सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, मिक्स इकोनॉमी लिखा रहता, तो हम लोग अगर सिर्फ मिक्स इकोनॉमी लिखा रहता तो वो ऑप्शन सही होता, सिस्टम नहीं लिखा रहता। तो यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम है, तो इंडिया द प्लान ऑफ इकोनॉमिक बेस्ड ऑन सोशलिस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ जो सामाजिक समाजवादी व्यवस्था है, ये याद रखना है आपको। Who coined the term of Hindu rate growth rate for the Indian economy? ये हिंदू ग्रोथ रेट का जो इंडियन इकोनॉमी में बात करे थे, वो किरीट एस पारिच बात करे थे कि हमारे हिंदू ग्रोथ रेट ये अलग से निकाले थे, रिपोर्ट आई थी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किससे मेजरमेंट नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड, ये तो काम करता ही करता है। इनकम मेथड ये होता ही होता है। एक्सपेंडिचर मेथड ये होता है। इन्वेस्टमेंट मेथड जो है ये नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सा सही है, डी सही है। इन्वेस्टमेंट मेथड हम लोग नहीं देखते हैं किसी भी चीज का काउंट करने के लिए, नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग definition a major indication of the state of the economy of a country, rate of GDP growth, rate of inflation, number of the bank in account, ये क्या होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का प्रमुख संकेत है, तो वहां पे जीडीपी ग्रोथ ही है। ये तो बड़ा सिंपल सा है कि जीडीपी ग्रोथ, रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन और यहाँ पे नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा नहीं, नंबर ऑफ बैंक से मतलब है नहीं। इन्फ्लेशन के बारे में देखिए, इन्फ्लेशन तभी बहुत तेजी से एकदम बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं काम करता है जब कभी किसी कंट्री में क्या हो कि वार हो जाए। ठीक है, वार की कंडीशन में सारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी फेल होने लगती है। फिर सभी सिस्टम तभी अप्लाई होता है जब प्रॉपर रूप से चलता है कि अच्छा ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है, अप हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है एक सिस्टमेटिक ढंग से। नहीं तो वार समय इन्फ्लेशन बहुत हाई चलने लगता है, बेसिक नीड की चीजें बहुत एकदम जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाती हैं, और गवर्नमेंट इस सिस्टम को ना संभाले तो बड़ा दिक्कत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
In terms of the economics, the total value of the output goods and services produced and income received in a year by a domestic resident of a country put together each call। अर्थशास्त्र की दृष्टि से किसी देश के घरेलू निवासी द्वारा एक वर्ष उत्पादित आउटपुट वस्तुओं और सेवाओं और प्राप्त आय के कुल मूल्य को एक साथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप बताएंगे कि क्या होगा, इसका जवाब जल्दी से आप बताइए। जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे किसी भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसी घरेलू निवासी द्वारा एक वर्ष में उत्पादित आउटपुट यानी वस्तु और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज और प्राप्त आय के कुल मूल्य को एक साथ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट टू जीएनपी। जीएनपी में लार्जेस्ट रोल प्ले करता है, यानी अब देखिए जीएनपी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रोल प्ले करता है वो आपका टर्सरी ही सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर जो है सबसे लार्जेस्ट क्या है रोल प्ले करता है जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी। पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री ड्राइव फ्रॉम, पर कैपिटा इनकम के लिए दोनों चीज जरूरत होती है भाई, नेशनल के इसकी भी जरूरत होगी आपका नेशनल इनकम की भी और पॉपुलेशन ऑफ बोथ की भी, दोनों की जरूरत पड़ती है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों की जरूरत पड़ती है जब हम लोगों का पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री ड्राइव्ड होता है। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ द इकोनॉमी ब्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही लोग दोगे, जल्दी दो, जल्दी दो कमेंट बॉक्स में यार। इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। ये हमारे दादा भाई नौरोजी हैं, ये इकोनॉमिक की दुनिया के बादशाह थे और अंग्रेजों लोगों का एकदम दांत खट्टे करके रखा करते थे। अच्छा ऐसे ग्रोथ कर रहे हो, बता रहे हैं, एक एक चीज काउंट करके दिखाते थे और ये लंदन तक गए थे, ये बात रखने, अपनी बात रखने लंदन तक गए थे। ठीक है, तो बहुत इनका रोल है हमारे यहाँ काफी अवेयरनेस फैलाने में और इकोनॉमिक्स के मामले में। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इट, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप होता है। तो सबसे उपयुक्त माप क्या होता है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की बात करा जा रहा है, तो वहां देखिए रियल, देखिए जीडीपी भी ना, अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो थ्योरी में कई बार हम बता चुके हैं कि जीडीपी भी इतना एक्यूरेट थोड़ा ना देता है हमारे यहाँ, उनका भी रोल है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी, पर कैपिटा रियल इनकम जो है वो बताता है असली ग्रोथ की परिभाषा। नहीं तो ऐसा भी है, देखिए एक्चुअली ओवरऑल जो हमारा जो भी फार्मूले है ना सब एवरेज का टाइप के काउंट होने लगते हैं। कोई 100 रुपए कमा रहा है, कोई 1 रुपए कमा रहा है, दोनों को ऐड करके हाफ कर देते 101 का 1, अब पर आदमी आ गया आपका 50 पैसे, इतना पैसे, ठीक है 50.5 पैसे कहने का मतलब है, तो इतना आ गया। अब इतना आ गया तो अब ये आदमी तो 1 रुपया कमा रहा था ना, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ भी लागू हो ही जाता है, लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से, मगर ऐसा लागू हो जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा सही देता है पर कैपिटा रियल इनकम। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा, निम्नलिखित में से देशों में से किसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कम है। तो सबसे ज्यादा फिलहाल में तो कंडीशन इन्हीं का खराब हुआ था, किसका, श्रीलंका का, तो श्रीलंका का सबसे अभी खराब कंडीशन है, तो इनका सही ऑप्शन है श्रीलंका। 24 देखिए, which among the following sector of India economic is the maximum dependent on the economic development in the advancement nation। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उन्नत राष्ट्रों के आर्थिक विकास पर अधिकतम निर्भर करता है। तो देखिए उन्नत विकास, कभी भी किसी भी कंट्री में अगर वहां का सर्विस सेक्टर अच्छा हो गया है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, अगर वहां का सर्विस सेक्टर अच्छा हो गया है
तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर। तो सर्विस सेक्टर अच्छा होने का मतलब होता है। कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर को विशेषकर ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सबसे अच्छा साइन माना जाता है सर्विस सेक्टर, यानी डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क बनना चाहिए भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हम देके जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट खींचिए और आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर बताएंगे। ओके, तो ये आपका रहा आज के लिए होमवर्क, ठीक। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सेट में, और आप देखते रहिए इसी तरीके से। हम वैसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए और एग्जाम से बिल्कुल कोरिलेटेड, बिल्कुल एग्जाम टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।